हेलो स्टूडेंट्स हमने पिछली क्लास में गॉस थ्योरम पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम का मतलब ये होता है कि गॉस थ्योरम अप्लाई करके कुछ रिजल्ट निकालना। ठीक है, वो क्या करने वाले हैं हम आज की क्लास में कि अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे गॉस थ्योरम की हेल्प से। तो हम गॉस थ्योरम की हेल्प से अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और यही कहलाएगा एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लेंगे वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। यानी गॉस थ्योरम से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पर वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। ये सब बात अभी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो करने क्या वाले हैं हम गॉस थ्योरम में, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो पहला जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज। और वो ऐसा होता है ठीक। तो ये एक इन्फिनिट लाइन चार्ज है, ऊपर भी इन्फिनिट है नीचे भी इन्फिनिट है। इन्फिनिट लाइन चार्ज, इन्फिनिट लाइन चार्ज बोलो या इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज बोलो या इन्फिनिट लीनियर चार्ज बोलो, बात एक है। ठीक है, तो इन्फिनिट लाइन चार्ज है ये और ये पॉइंट पी है। इसकी डिस्टेंस इस लाइन चार्ज से आर है, स्मॉल आर। तो इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी याद करिए, हम देख चुके हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 2k लैम्डा बाई आर। इसका डेरिवेशन नहीं देखा था पर हमने बोला था कि हम गॉस थ्योरम में इसका डेरिवेशन देखेंगे, तो आज यही वही आर्टिकल है। ठीक है, तो इस पे पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 2k लैम्डा बाई आर। पर वो कैसे आई है, ये गॉस थ्योरम अप्लाई करके आई है। कैसे, देखिए हम क्या करने वाले हैं, हमें गॉस थ्योरम अप्लाई करके पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, लेकिन गॉस थ्योरम अप्लाई कैसे करेंगे। गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें एक क्लोज सरफेस चाहिए और उस क्लोज सरफेस का स्पेशल नाम होगा गॉसियन सरफेस, क्योंकि ऐसा क्लोज सरफेस जिसपे हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं उसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो हमें एक गॉसियन सरफेस चाहिए जिसपे हम गॉस थ्योरम अप्लाई करें। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर गॉसियन सरफेस या फिर क्लोज सरफेस बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो क्लोज सरफेस हम बनाने वाले हैं, गॉसियन सरफेस बनाने वाले हैं, वो बहुत स्पेशल मैनर में बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये एक मैंने सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस बना दिया। सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस है और इसमें हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ये कहलाएगा गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस जो हमने बनाया है वो रैंडमली ऐसा ही नहीं बना दिया, बहुत सोच समझ कर बनाया है। इसकी कुछ खास बात है। पहली खास बात ये है कि ये उस पॉइंट से पास कर रहा है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यानी इस गॉसियन सरफेस के एक पॉइंट पर वही पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पॉइंट पी। दूसरा, ये जो गॉसियन सरफेस है इसकी एक्सिस के अलोंग ही ये लाइन चार्ज है। यानी लाइन चार्ज गॉसियन सरफेस की एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो बहुत ही सिमेट्रिकल वे में हमने इस गॉसियन सरफेस को बनाया है। अब हमें करना क्या है कि हमें इस क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे, लास्ट में इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी।
ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, देखिए ये जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में डेरिवेशन पूछा जाता है, जो भी इसका रिजल्ट आएगा, जो फॉर्मूला आएगा 2k लैम्डा बाई आर, वो बोर्ड में उस पर क्वेश्चन बनते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करने वाले हैं, पहला जो लाइन लिखने वाले हैं हम गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, यानी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था गॉस थ्योरम का, वो क्या था, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये बताइए कि ये जो सरफेस है पूरा, ये क्लोज सरफेस है, इसको आप क्या बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो सरफेस पूरा है ये क्लोज सरफेस है, और उसी क्लोज सरफेस के लिए ये लिखा गया है, तो इसको हम बोल सकते हैं क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना बोल के हम इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एस हटाकर, सरफेस एस हटाकर यहां पर एक गोला लगा देते हैं, ठीक है, और ये बन जाता, ये कहलाता है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब ये, क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, यही मतलब है। और वो क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। अब ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस है, और वो क्लोज सरफेस है कौन सा, यही सिलेंड्रिकल सरफेस। अब इस सिलेंड्रिकल सरफेस में तीन सरफेस हैं, एक ऊपर वाला सर्कुलर प्लेन सरफेस, इसको हम बोल देते हैं S1, नीचे वाला प्लेन सर्कुलर सरफेस, इसको बोल देते हैं S2, और ये बीच वाला कर्व्ड सरफेस, इसको बोल देते हैं हम S3। तो अगर आपको इस क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो आप ये भी कर सकते हो कि आप पहले ऊपर वाले प्लेन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, नीचे वाले प्लेन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, फिर बीच वाले कर्व सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, तीनों को जोड़ दो। यानी कि इस क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वही चीज हम लिखने वाले हैं, इसको तीन पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। पहले सरफेस 1 से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर सरफेस 2 से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फिर सरफेस 3 से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सरफेस 1, सरफेस 2 और सरफेस 3, हमने इसको तीन पार्ट में तोड़ लिया, और ये बराबर हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। शायद इतनी बात समझ में आ रही है। अब हमें क्या करना है, ये क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने तीन अलग अलग प्लेन सरफेस से, नहीं, दो प्लेन सरफेस और एक कर्व सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स में तोड़ लिया, ठीक है। अब ये देखिए, पहला सरफेस S1, आप देखिए, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कैसे। ये जो लाइन चार्ज है इस पर मैंने पॉजिटिव मान रखा है। अच्छा, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। ये जो लाइन चार्ज है इसकी एक प्रॉपर्टी होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो बोल देते हैं लैम्डा, ठीक है। इस पॉइंट P की इससे डिस्टेंस है R, तो इस ये जो क्लोज सरफेस है, सिलिंड्रिकल सरफेस है, इसकी रेडियस हो जाएगी R। अब इस सिलेंडर की लेंथ मैं बोल देता हूं L, तो ये L हो जाएगा। अब इस सिलेंडर के अंदर इतना, यहां से लेकर यहां तक चार्ज इनक्लोज है खाली, तो जो चार्ज इसके अंदर है उसको बोल दिया जाता है Q, ठीक। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है लाइन चार्ज पर, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस राइट साइड में राइट साइड डायरेक्शन में होगी और लेफ्ट साइड में लेफ्ट डायरेक्शन में होगी। कैसे? क्योंकि ये इन्फिनिट है, इन्फिनिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी वो ऐसे होंगी, ऐसे, और इधर यहां पर ऐसे होगी, राइट में और लेफ्ट में।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे नहीं होंगी, क्योंकि इन्फिनिट बहुत बड़ा चार्ज है, बहुत लेंथ बहुत ज़्यादा है, इन्फिनिट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेफ्ट में और राइट में ही होगी। अब आप थोड़ा सा सरफेस 1 पे फोकस करिए। सरफेस 1 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बस पैरेलली ओवरलैप करके पास कर जा रही है, पैरेलली ओवरलैप करके निकल जा रही है, पास नहीं कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस 1 से टच करके निकल जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस 1 से पास नहीं करेगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 सीधा सीधा जीरो हो जाएगा। और वही कहानी सरफेस 2 के साथ भी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलली इस सरफेस से पास कर रही है, पास नहीं कर रही है, टच करके निकल जा रही है, तो इससे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से पास नहीं कर रही है। ठीक। अब दूसरे शब्दों में भी हम ऐसे समझ सकते हैं कि इस जगह पर आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे है और इसका एरिया वेक्टर ऊपर आएगा, तो एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, दोनों के बीच का एंगल 90। अगर एंगल 90 होता है किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। ये हम देख चुके हैं। तो ऊपर वाले सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, नीचे वाले से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, तो इसको मैं जीरो लिख देता हूँ और इसको भी जीरो लिख देता हूँ, और कहानी यहाँ पर आके रुक जाती है। अब आते हैं कर्व्ड सरफेस पर। ये जो कर्व्ड सरफेस है ये नॉन प्लेन सरफेस है। नॉन प्लेन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हमने सीखा है। हम क्या करते हैं, अगर कोई नॉन प्लेन सरफेस होता है तो उसको हम इन्फिनिट पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं और हर एक पार्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं और सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जोड़ देते हैं, तो टोटल नॉन प्लेन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है। तो वही कहानी हम यहाँ पर रिपीट करने वाले हैं। हम क्या करेंगे कि पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो अच्छा, पॉइंट P इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि जो कर्व्ड सरफेस है उसका हर एक पॉइंट आइडेंटिकल है, यानी कर्व्ड सरफेस का हर एक पॉइंट लाइन चार्ज से बराबर दूरी पर होगा। लाइन चार्ज तो बिल्कुल बीच में है, तो कर्व्ड सरफेस का हर एक पॉइंट या कर्व्ड सरफेस पूरा का पूरा लाइन चार्ज से बराबर दूरी पर है, तो लाइन चार्ज पे जितने भी पॉइंट्स हैं सब बराबर दूरी पर होंगे, यानी कि कर्व्ड सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सब पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, कहने का मतलब ये है। तो कर्व्ड सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा और उसको हम मान लेते हैं E। तो अगर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E मान ली गई, E, तो कर्व्ड सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात, अब हम क्या करने वाले हैं कि पूरे कर्व्ड सरफेस को इन्फिनिट पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, और उनमें से जो एक पार्ट है वो ये छोटा सा मैंने बना दिया, जो पॉइंट P पे मैंने बनाया है। ये छोटा सा पार्ट बहुत छोटा है, पॉइंट से भी छोटा है। अब हम इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे आएगा वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाकी पार्ट से भी आएगा, क्योंकि बाकी पार्ट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और बाकी पार्ट का एरिया भी सेम होगा, क्योंकि ये बहुत छोटा पार्ट है, पॉइंट से भी छोटा है। जो इसका एरिया होगा वही बाकी पार्ट्स का एरिया होगा और जो यहाँ पर फील्ड होगी वही बाकी पार्ट्स पे भी फील्ड होगी, तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं हम। अब देखिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट P पर वो कुछ ऐसे होगी E, और यहाँ का जो एरिया वेक्टर होगा वो ds ऐसे होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इस छोटे पार्ट का दोनों के बीच का एंगल जीरो होगा। तो यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का जनरल फॉर्मूला क्या था, ES cos थीटा, तो यहां पर हो जाएगा EDS cos थीटा, EDS cos थीटा, यानी EDS cos 0। तो सिंपली ये आ जाएगा, यही मान लेते हैं, ये जो इस छोटे से पार्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ये है। ठीक है, तो हर एक पार्ट से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे, तो एक छोटे पार्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये है और सारे पार्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब जोड़ेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन लगा देना पड़ेगा, वही ये लगा हुआ है और वही ये टोटल कर्व सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो एक छोटे पार्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स
ई डॉट डी एस है और ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, हो जाएगा ई डी एस कॉस 0। तो हम इसको वही लिखने वाले हैं, ई डी एस कॉस 0 डिग्री और ये सरफेस 3। तो कॉस 0 यहां पर 1 हो जाएगा, तो ये फाइनली आ जाएगा ई डी एस। शायद इतनी बात क्लियर है, ठीक। तो एक पार्ट से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ई डी एस है और सारे पार्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमें जोड़ देना है, तो इंटीग्रेशन का साइन लग गया है यहाँ पर। तो पूरे कर्व सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हो गया, ठीक। अब आप देखिए जितनी भी पार्ट्स में, तो मैंने एक पार्ट यहाँ पर बनाया है, जितने भी पार्ट्स हैं यहाँ पर सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो अगर आप इसको एक्सपैंड करो या फिर ऐसे आप सोच लो कि जितने भी पार्ट्स हैं सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो कांस्टेंट है, हर एक पार्ट पे सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ई यहां पर कांस्टेंट है, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर आप इसको एक्सपैंड करो इसको, तो अब क्या लिखोगे, ई डी एस प्लस ई डी एस प्लस ई डी एस प्लस ई डी एस प्लस ई डी एस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। सब में ई सेम है, तो ई कॉमन ले लो और डी एस पे इंटीग्रेशन लगा दो, तो ये चीज बन जाएगी कुछ इस तरह से। मैं ये चीज ऐसे बन जाएगी, चाहे आप डायरेक्टली समझ लो कि हर एक पार्ट में जितने भी छोटे छोटे पार्ट है सब में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो ई कांस्टेंट है, अगर ई कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा, या तो ऐसे समझ लो या फिर एक्सपैंड करके इसको समझ लो, बात एक ही है। अब यहां पर कुल मिला के बात आ गई कि डी एस का इंटीग्रेशन, तो जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं हर एक पार्ट का एरिया है डी एस। हम पहले ही बोल चुके हैं ये एक छोटा सा पार्ट है, इसका एरिया है डी एस और ये एरिया वेक्टर डी एस। तो जितने भी डी एस हैं सबको अगर आप जोड़ दो तो पूरे कर्व्ड सरफेस का एरिया आपको मिल जाएगा। अब बताइए सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस होता है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एल, ठीक है। तो 2 पाई आर एल, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर हम लिख देंगे 2 पाई आर एल। अब ये जो क्यू है इस लीनियर चार्ज की चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, ठीक है। तो ये चार्ज जो होगा वो लैम्डा के टर्म्स में कितना हो जाएगा, ठीक है, वो कैसे हम निकालेंगे। देखिए लैम्डा होता है चार्ज अपॉन लेंथ, तो चार्ज हो जाएगा लैम्डा इंटू लेंथ, सीधी सी बात। तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, तो अगर एल लेंथ में चार्ज आपको निकालना है, एल लेंथ में चार्ज आपको निकालना है, तो आप क्या करो, लैम्डा को एल से मल्टीप्लाई कर दो, तो चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा इंटू लेंथ है। तो एल लेंथ में अगर चार्ज आपको निकालना है तो वो हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, तो Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, तो इसको हम लैम्डा इंटू एल लिख देते हैं। अब बताइए एल और एल कट जाएगा तो ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब आप इसी को 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब बताइए यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के बन जाएगा स्मॉल के, तो ये बन जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। शायद कुछ समझ में आ रहा है आपको। तो पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 के लैम्डा बाई आर है। पॉइंट P
इस लाइन चार्ज से r डिस्टेंस पर है, तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 2k लैम्डा बाई r। जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर है वही इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व सरफेस के हर एक पॉइंट पर है। तो इस डेरिवेशन को आप प्रॉपरली आप देख लीजिए अच्छे से और इसको प्रैक्टिस करिए, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इसका फाइनल रिजल्ट बोर्ड के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स IIT JEE और नीट के लिए सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। 2k लैम्डा बाई r, इसको मेमोराइज कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको प्रॉपरली आप नोट कर लीजिए। अब इसी पे एक छोटा सा सवाल है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिंपल है, मैं बस इसलिए ले रहा हूँ ताकि इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाए आपकी, बस और कुछ नहीं। बहुत बड़ा सवाल नहीं है, छोटा सा सवाल है, इसको नोट करिए तो फिर मैं ये सवाल करा रहा हूँ आपको। ठीक, क्वेश्चन पढ़िए अब। An infinite line charge produces an electric field of 9 × 10⁴ Newton per coulomb at a distance of 2.0 cm. What is the linear charge density? देखिए इन्फिनिट लाइन चार्ज दिया हुआ है, वो 22 सेंटीमीटर के एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो जो R की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है वो 2.0 सेंटीमीटर है, यानी कि 2 × 10⁻² मीटर है। ठीक है, और उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दी हुई है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और आपसे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। एक लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और लाइन चार्ज की लीनियर चार्ज डेंसिटी बतानी है। तो उस पॉइंट पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E = 2k लैम्डा बाई r, ये हो जाएगी। तो यहां से लैम्डा बताइए कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ER/2, 2k लैम्डा बाई, सॉरी, तो लैम्डा आ जाएगा यहां से ER/2k। तो लैम्डा निकाल लेंगे, उस पॉइंट पर E की वैल्यू आप रख दीजिए। नाइन × 10⁴, R है 2 × 10⁻² मीटर में, और 2 × K है 9 × 10⁹। ये आ जाएगा 0.1 माइक्रो कूलम पर मीटर। 0.1 × 10⁻6 आएगा, फाइनली कैलकुलेटेड है मेरे पास। 0.1 × 10⁻6 आएगा, वो मैंने फाइनली माइक्रो कूलम पर मीटर में लिख दिया है। ये छोटा सा सवाल था, इसमें कोई बहुत बड़ा दिमाग लगाना नहीं था, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना था कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए कि छोटा सा सवाल है बस। ठीक है, अगले आर्टिकल पर आते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। एक इन्फिनिट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है और उसके पास कोई पॉइंट है। ठीक है, उस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमें इस गॉस थ्योरम अप्लाई करके निकालना है। कैसे करेंगे हम? ये एक प्लेन शीट है चार्ज की, चार्ज की प्लेन शीट है, इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। और ये बहुत बड़ी शीट है, ऊपर भी इन्फिनिट
राइट भी, लेफ्ट भी, डाउन भी, हर तरफ इन्फिनिट है। बहुत बड़ी शीट है ये, ठीक है। और इस शीट के पास ये एक पॉइंट है P, और यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ठीक। तो कैसे बताएंगे? तो गॉस थ्योरम अप्लाई करके बताना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसका फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, अभी हम मेमोराइज भी कर लेंगे इसको। देखिए क्या कैसे करेंगे इसको। हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना है, एक क्लोज सरफेस बनाना है, जिसमें हम गॉस लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकें। अब जब हम उस क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो फाइनली एंड में हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप मिल जाएगी, ठीक। तो जो हम क्लोज सरफेस बनाने वाले हैं वो बहुत सिस्टमैटिक वे में बनाने वाले हैं। ठीक, ये एक सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस मैंने बना दिया, सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस, जो ये ऐसे पार कर रहा है इसको। ठीक, इस तरह से एक सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस है, ये इस तरह से है, और मैंने ये जो है इसको पार कर रहा है, हाफ पोर्शन लेफ्ट में है और हाफ पोर्शन राइट में है। और ख़ास बात ये है कि इस क्लोज सरफेस की कि इस पर ये पॉइंट P लाई कर रहा है, पॉइंट P इसी पर है, ठीक है। और बिल्कुल सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस मैंने बनाया है, आधा राइट साइड में आधा लेफ्ट साइड में, हाफ जो है राइट है हाफ लेफ्ट है, बिल्कुल सिमेट्रिकल वे में बनाया है मैंने, ठीक है। तो बहुत स्पेशल वे में मैंने गॉसियन सरफेस बनाया, स्पेशल वे में ये क्लोज सरफेस बनाया। अब हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो एंड में अपने आप आपको पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो अभी हम इसको, अच्छा ये जो शीट है इस पे चार्ज है, तो ये जो शीट ऑफ चार्ज है इसकी एक प्रॉपर्टी होगी, या सरफेस चार्ज जो है, ये सरफेस चार्ज ऑब्वियसली है, इसकी एक प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है इसकी, ठीक। तो अगर हम क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहें तो सबसे पहला एक्सप्रेशन लिखेंगे, वो लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इनक्लोज्ड कौन सा वाला, ये जो गॉसियन सरफेस है ये क्लोज सरफेस है, ये कुछ चार्ज Q इनक्लोज्ड कर रहा होगा अंदर, यहां पर वही इनक्लोज चार्ज Q है, इसके अंदर कुछ चार्ज Q आया होगा, वही Q चार्ज है। अब जैसे पिछली बार में हमने किया था वही चीज हम इसमें भी करने वाले हैं। ये क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यानी पूरे सिलिंड्रिकल सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये। हम इसको पार्ट में ब्रेक कर ले रहे हैं। इसमें देखिए ये सिलिंड्रिकल सरफेस है, इसमें 3 पार्ट होगा। पहला पार्ट ये वाला है सरफेस 1, दूसरा ये हो गया सरफेस 2, और तीसरा हो गया ये सरफेस 3। यानी ये प्लेन सर्कुलर सरफेस सरफेस 1 हो गया, प्लेन सर्कुलर सरफेस सरफेस 2 हो गया, और ये पूरा कर्व्ड सरफेस सरफेस 3 हो जाएगा। शायद इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, हमें पूरे क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो हम इस प्लेन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे, इस वाले से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे इस प्लेन सरफेस से, फिर पूरे कर्व सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो हम इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर ले रहे हैं। हम सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू सरफेस 1 लिख रहे हैं, फिर सरफेस 2 लिख रहे हैं,
और फाइनली सरफेस 3 लिख रहे हैं और ये हो जाएगा Q/ε0। अब देखिए मैं मान लेता हूं कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो अगर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो ये जो प्लेन सरफेस है, प्लेन सर्कुलर सरफेस है, इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स इस प्लेन सर्कुलर सरफेस पर हैं सब इस शीट ऑफ चार्ज से या इस शीट से बराबर डिस्टेंस पर हैं। तो ये जो प्लेन सर्कुलर सरफेस है इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाएगी। वही अगर यहां पर आप देखो, ये जो प्लेन सर्कुलर सरफेस है ये इसका हर एक पॉइंट इस चार्ज से उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर ये वाला सरफेस इस चार्ज से है, क्योंकि ये जो सिलेंडर है पूरा उसका आधा पोर्शन राइट साइड में है, आधा पोर्शन लेफ्ट साइड में है। तो यहां पर कोई पॉइंट और यहां पर कोई पॉइंट है, दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। कुल मिलाकर आप ये बोल सकते हो इस वाले सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी और इस वाले सरफेस के हर एक पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी। दूसरी बात, तो हम मान लेते हैं चलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी वो कैसी होंगी? यहां पर तो होंगी राइट साइड में और यहां पर होगी लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये क्योंकि शीट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी शीट है, चारों तरफ बहुत बड़ी है, तो कहीं इस यहां पर शीट के आसपास आप देखोगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर राइट साइड में होगी और उस तरफ लेफ्ट साइड में होगी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है आपको। ठीक है, शायद इतनी बात क्लियर है। तो हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने वाले हैं सरफेस 1 से, सरफेस 2 से, फिर सरफेस 3 से। तो अब सरफेस 2 पे आप बताइए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इस पूरे का एरिया जो प्लेन सरफेस है उसका एरिया आप S मान लो, इसका भी एरिया आप S मान लो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है और इसका एरिया वेक्टर भी राइट साइड में होगा, इसको S2 वेक्टर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब याद करिए कि अगर फील्ड यूनिफॉर्म होती है और सरफेस प्लेन होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ES cos थीटा। तो यहाँ पर ये जो प्लेन सरफेस है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है हर जगह पर और एरिया भी प्लेन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ES cos थीटा। अब थीटा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली यहाँ पर हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर S। तो ये सरफेस S2 है, इसका एरिया S बोला गया है, यानी एरिया वेक्टर S2 का मैग्नीट्यूड S है, ये पूरा एरिया S। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा ES। वैसे ही यहाँ पर भी आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में है और एरिया वेक्टर भी लेफ्ट साइड में है, दोनों के बीच का एंगल 0 है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां से भी हो जाएगा ES। इलेक्ट्रिक फील्ड E है और एरिया वेक्टर S1 बनाया है यहां पर मैंने। तो यहां से भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो ES हो जाएगा। तो सरफेस 1 से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ES, सरफेस 2 से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ES। तो सरफेस 1 से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ES हो गया और यहां से भी ES हो जाएगा। बात आती है सरफेस 3 की। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
सरफेस 3 से पैरेलली निकल जाएंगी टच करके, पास नहीं करेंगी। ये जो कर्व्ड सरफेस है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलली निकल जाएंगी टच करके, पास नहीं करेंगी, तो सरफेस 3 से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा Q/ε0। तो ये ES प्लस ES 2ES हो जाएगा। शायद इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बताइए जो चार्ज है, जैसे आपने चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल लिखा था, ठीक, ये जो चार्ज Q है वो एक्चुअली में कौन सा वाला चार्ज है? इस गॉसियन सरफेस के अंदर आने वाला चार्ज है ये Q। गॉसियन सरफेस के अंदर आने वाला चार्ज है ये Q। तो चार्ज बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ये वाला एरिया। अगर इतना चार्ज आपको निकालना है, इस चार्ज की अगर मैं बात करूं, ये वाला चार्ज, तो ये चार्ज जो हो जाएगा सिग्मा इंटू ये वाला एरिया। तो ये एरिया वो कितना होगा? वो वही होगा जो ये S है और जो ये S है। इसका एरिया S, इसका एरिया S, तो इसका भी एरिया S। तो ये चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू S। S कट जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2ε0। अब यहां पर बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिल रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर आ गया सिग्मा अपॉन 2ε0। देख लीजिए, S कट जाएगा, सिग्मा अपॉन 2ε0। यानी कि ये शीट बहुत बड़ी है। पहली बात, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा कि ये पॉइंट बहुत पास में है या बहुत दूर है, क्योंकि ये शीट बहुत बड़ी है। शीट बहुत बड़ी है ये, तो चाहे आप यहाँ पास में आओ या थोड़ा दूर पे आओ या थोड़ा दूर पे आओ, ये सारे पॉइंट्स लगभग बराबर ही पास में ही कहलाएंगे, क्योंकि ये शीट बहुत अपने आप में बड़ी है। अगर शीट अपने आप में बहुत बड़ी है तो चाहे पॉइंट आप यहाँ पर लो, चाहे यहाँ पर लो, चाहे यहाँ पर लो, चाहे यहाँ पर लो, ये सारे पॉइंट शीट के लिए बहुत पास होंगे और इस वजह से हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2ε0 होगी। तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, सिग्मा अपॉन 2ε0। दूसरी बात, आपको कैसे याद करना है, कैसे याद रखना है, ये पूरा डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, याद कैसे करना है। अगर सिंगल शीट ऑफ चार्ज है, सिंगल शीट ऑफ चार्ज है या सिंगल लेयर ऑफ चार्ज है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उसके पास किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2ε0 होगी, सिग्मा अपॉन 2ε0। शायद इतनी बात क्लियर है। मैं इसको एक बार और समराइज कर दे रहा हूं। हमने क्या किया, ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। हमने एक गॉसियन सरफेस बना दिया यहाँ पर जो क्लोज सरफेस है। अब गॉस थ्योरम हमें अप्लाई करना है, यानी कि हमें इस क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस होता है Q/ε0, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन ε0। इस क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैंने 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, ठीक है। इस वाले सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया वो ES आया, इस वाले से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया वो ES आया, तो ES लिख दिया। और कर्व सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया वो 0 हो गया, तो ES प्लस ES 2ES हो जाएगा और फाइनली E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0 हो जाएगा। क्लियर है बात? शायद इतनी सारी बातें समझ में आ रही है आपको। अब इस पे थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझने के लिए कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत है इस पे, तो एक आर्टिकल लेते हैं ताकि इस फॉर्मूले पे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक हम यहाँ पर 2 इनफिनिट प्लेन शीट ऑफ चार्ज लेते हैं, 2। तो ये इनफिनिट है भैया, और एक यहां पर हम ले लेते हैं, ये भी इनफिनिट है।
ये दोनों क्लोज हैं, दूर नहीं है, बहुत बहुत क्लोज है, ठीक है। अब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं सिग्मा 2, और बोला जाता है कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। यहाँ की पहले वाले की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, दूसरे वाले की कम है। तो 3 पॉइंट्स यहाँ पर हैं, पॉइंट P1 और ये पॉइंट P2 और ये पॉइंट P3, तीनों पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। EP1 फिर EP2 और फिर EP3, ये तीनों चीजें बतानी है। कैसे बताएंगे आप, देखिए पॉइंट P1 और पॉइंट P2 और पॉइंट P3 पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो देखिए चाहे P1 हो, चाहे P2 हो, चाहे P3 हो, तीनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस शीट 1 की वजह से भी होगी और शीट 2 की वजह से भी होगी, ठीक। पॉइंट P1 पर आते हैं, इस पर यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसकी वजह से कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होगी P1 पे। तो P1 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो होगी, अच्छा किस तरफ होगी, वो एक तो इधर होगी, इसको मैं बोल देता हूं E1, और एक शीट 2 की वजह से भी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो भी होगी E2। दोनों लेफ्ट साइड में होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होता ही है। ये वाला वेक्टर E1 मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है, क्यों बड़ा बनाया है, क्योंकि ये सिग्मा ज़्यादा है, ये चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। और दूर और पास वाली बात नहीं है क्योंकि ये शीट्स बहुत बड़ी है अपने आप में। तो ये जो पॉइंट की लोकेशन है, इसके रिस्पेक्ट में और इसके रिस्पेक्ट में दोनों लगभग बराबर ही है, तो डिस्टेंस से मतलब नहीं है यहाँ पर। बट ये चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो इसकी वजह से फील्ड यहाँ पर ज़्यादा आएगी, इसकी वजह से थोड़ा कम आएगी, दोनों लेफ्ट साइड में होगी, ठीक। तो पॉइंट P1 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम लिख सकते हैं E1 प्लस E2। तो E1 कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो होगा। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से है, पहली शीट की वजह से, वो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से है, वो सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, और डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट। शायद इतनी बात क्लियर है। पॉइंट 2 पर आते हैं। पॉइंट 2 पर फील्ड जो होगी वो इसकी वजह से भी होगी, इसकी वजह से भी होगी। तो इसकी वजह से फील्ड राइट साइड में आएगी E1, और इसकी वजह से फील्ड यहां पर लेफ्ट साइड में आएगी E2। अगेन E2 कम होगा E1 से क्योंकि ये चार्ज डेंसिटी कम है और ये चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से फील्ड ज़्यादा और इसकी वजह से फील्ड कम। नेट फील्ड आप देख पा रहे हैं किधर होगी, राइट साइड में ही होगी क्योंकि ये वाली फील्ड ज़्यादा है और ये वाली फील्ड कम है। तो E1 माइनस E2 हो जाएगी। शायद इतनी बात समझ में आ रही है। E1 ज़्यादा है, E2 कम है, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। इसकी डायरेक्शन बताइए क्या होगी, नेट फील्ड किधर आएगी, राइट साइड में आएगी आई थिंक। ठीक,
अब पॉइंट P3 पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो P3 में भी इसकी वजह से भी होगी, इसकी वजह से भी होगी, इसकी वजह से फील्ड आएगी E1 और इसकी वजह से आएगी E2। E2 कम होगी E1 से, और नेट फील्ड जो होगी वो राइट साइड में होगी। दोनों को हम जोड़ देंगे तो वही आ जाएगा E1 प्लस E2। ये आ जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 राइट साइड में होगी। शायद इतनी बात क्लियर है। अब इसी पे एक और आर्टिकल है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। फिर से दो प्लेट्स लेते हैं हम। ये इन्फिनिट प्लेट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, और ये दूसरी प्लेट है, इस पे नेगेटिव चार्ज है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, -2 हो जाएगा ये। इसमें आपको देखिए कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, हर एक बात आप ध्यान से सुनते जाइए, सारे कन्फ्यूजन्स खत्म होते जाएंगे इसमें, ठीक है। तो पॉइंट P1 है, यहाँ पर पॉइंट P2 है और यहाँ पर पॉइंट P3 है। सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 ये क्या हो जाएगा? इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव। अगेन ये प्लेट्स बहुत दूर नहीं है, ऐसा नहीं कि एक प्लेट यहाँ पर है दूसरी 100 किलोमीटर बाद है, ऐसा नहीं, पास में है, ठीक है। अगेन वही चीज सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 हो गया। ये चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पर, टोटल चार्ज यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, चार्ज डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर चार्ज फैले हुए हैं, यहाँ पर कॉम्पैक्ट है। कुल मिला के P1 पे देखिए चार्ज ये कितना होगा यहाँ पर, इसकी वजह से फील्ड आएगी इस तरफ और बड़ी फील्ड होगी ये E1, इसकी वजह से फील्ड आएगी यहाँ पर इस साइड में टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, और वो छोटी फील्ड होगी। छोटी फील्ड क्यों होगी? क्योंकि सिग्मा कम है ना, इसकी चार्ज डेंसिटी कम है, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगी? नेट फील्ड E1 माइनस E2 होगी। E1 ज़्यादा है, E2 कम है, E1 माइनस E2। E1 कितना है? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस E2 कितना है? सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए मैंने जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में चार्ज की वैल्यू बगैर साइन के रखना सीखा था, वैसे ही यहाँ पर भी ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये स्केलर फॉर्मूला है, तो यहाँ पर सिग्मा बगैर साइन के रखेंगे। ये जो माइनस साइन आया है वो तो इसके ज़्यादा और कम होने की वजह से आया है। E1 ज़्यादा है, E2 कम है, तो ज़्यादा माइनस कम, वही हो गया। तो सिग्मा की वजह से साइन नहीं आया है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। ये सिग्मा का जो माइनस है वो नहीं है, ये यहाँ पर सिग्मा 2 वाला माइनस नहीं है ये। बस हमने ये देख लिया कि ये फील्ड ज़्यादा है और ये फील्ड कम है, तो ये बड़ी वाली फील्ड माइनस छोटी वाली फील्ड कर दिया। तो बड़ी वाली फील्ड माइनस छोटी वाली फील्ड उस वो वाला माइनस है यहाँ पर, जबकि ये सिग्मा 2 का माइनस नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। डायरेक्शन क्या होगी इसकी? लेफ्ट साइड में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2 आप बताइए, पॉइंट 2 पर इसकी वजह से फील्ड आएगी राइट साइड में E1, और इसकी वजह से भी फील्ड आएगी राइट साइड में E2, छोटी फील्ड होगी। दोनों राइट साइड में है तो दोनों जुड़ जाएगी, E1 प्लस E2। सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2। देखिए यहाँ पर E2 में ये माइनस साइन नहीं आया, तो सिग्मा 2 वाला माइनस साइन कहीं पर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों फील्ड्स को हमें जोड़ना, तो हमने सीधे प्लस लगा दिया। E2 एक्चुअली में है क्या? E2 है सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बस उसमें माइनस नहीं आ रहा है। 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, और ये फील्ड जो है ये राइट साइड में है। P3 पर
इसकी वजह से फील्ड आएगी राइट साइड में E1, इसकी वजह से फील्ड आएगी लेफ्ट साइड में E2। तो राइट साइड वाली फील्ड ज्यादा है, लेफ्ट साइड वाली फील्ड कम है क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी कम है। तो ये हो जाएगा E1 बड़ी वाली फील्ड माइनस छोटी वाली फील्ड। E1 है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 है सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कॉमन ले लेंगे, ये नेट फील्ड जो आएगी वो किस डायरेक्शन में आएगी, राइट साइड में आएगी। ठीक, तो इस पे डायरेक्ट सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, इस पे सवाल बन सकता है। तो ये सब चीजें आपको एकदम थॉरली आनी चाहिए बहुत अच्छे से।